नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द क्यूरेक्टर पर। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। या समान नागरिक संहिता। तो इसकी चर्चा है, कुछ लोग इससे घबरा रहे हैं और कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या है, आप लोगों ने समझा कि नहीं? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं गहराई से। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो पर। लेट्स वॉच। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है और अगर शॉर्ट फॉर्म में कहे तो इसे यूसीसी भी कहते हैं। यूसीसी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक, जातीय भेदभाव के सब पर बराबर लागू होगा। पर्सनल लॉ क्या है? दरअसल अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जैसे अलग अलग धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। हालांकि भारत में आपराधिक कानून एक समान है और सभी पर एक तरह से लागू होते हैं। पर्सनल लॉ ब्रिटिश काल में धर्मों की प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों को ध्यान में रखकर अलग अलग समय पर बनाए गए थे। अगर हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो ये भारत पर ब्रिटेन के कब्जे के समय से ही अस्तित्व में आ गए थे। हालांकि समय के साथ साथ इसमें तब्दीली होती गई। हिंदू कोड बिल क्या है? ब्रिटिश राज के समय साल 1864 में एंग्लो हिंदू लॉ बना था, लेकिन इसे महिलाओं के लिए काफी भेदभाव वाला माना जाता था। देश के आज़ाद होने के बाद बाल विवाह, उत्तराधिकार जैसे मामलों में बदलाव के लिए साल 1956 में हिंदू समुदाय के लिए संसद में हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया। हिंदू कोड बिल पास होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार मिल गए, जिसमें उनके लिए पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार भी शामिल था। लेकिन यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि हिंदू कोड बिल हिंदू समुदाय के साथ साथ बौद्ध, जैन, सिख समुदाय पर भी लागू होता है और ये समुदाय इसका विरोध भी करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मुस्लिम समुदाय में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का अब तक पालन करता रहा है। हालांकि एक तबका इसे भी महिला विरोधी बताता रहा है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्सनल लॉ के तहत दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया। साल 2019 में संसद में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 कानून लाया गया, जिसमें ट्रिपल तलाक को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। उसका मानना था कि यह उनके पर्सनल लॉ पर हमला है। यूसीसी की मांग कब उठी? समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की मांग एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और बीजेपी इसको लेकर बहुत आक्रामक रही है। साल 2019 के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसे लागू करने का वादा भी किया था। कई राजनेताओं का मानना है कि यह देश में समानता लाएगा, वहीं कई का मानना है कि यह असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाए तो साल 1835 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में अपराध सबूत और अनुबंधों से जुड़े कानूनों को एक करने पर जोर दिया था। हालांकि इसमें भी खास तौर से हिंदू और मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को बाहर रखे जाने की मांग की गई थी। 1985 का साल ऐसा रहा जिसके बाद यूसीसी के समर्थन और विरोध में आवाजें तेज ही होती चली गई और वो था शाहबानो केस। 73 साल के शाहबानो को उनके पति मोहम्मद खान ने ट्रिपल तलाक दे दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति को, शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला बताया गया, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लगातार गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद उसने यू टर्न ले लिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए संसद में मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स बिल 1986 पास कर दिया गया। इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 को मुस्लिम महिलाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसमें महिलाओं, बच्चों और परिजनों को गुजारा भत्ता दिया जाता है। बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच यूसीसी पर चर्चा और तेज हुई है। बीते साल हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी कि वो राज्यों में यूसीसी लागू करेगी। बीते साल ही गुजरात के मंत्रिमंडल ने यूसीसी लागू करने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी गठित की थी। संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और वो धार्मिक समूहों को अपने मामलों को खुद देखने का अधिकार देता है। हालांकि संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 44 यह भी कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यूसीसी को लेकर आज तक कोई भी मसौदा या कोई आदर्श दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, लेकिन गोवा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ का अपना कॉमन सिविल कोड है, जिसे गोवा फैमिली लॉ भी कहा जाता है। यूसीसी को लेकर भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। उसका मानना है कि देश के हर एक नागरिक के लिए सभी कानून बराबर होने चाहिए। वही बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधती रही है कि वो यूसीसी को लेकर अपना स्टैंड साफ करे। अधिकतर विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनका यूसीसी को लेकर स्टैंड साफ नहीं रहा है। उनका तर्क है कि भारत जैसे इतनी विविधता से भरे देश में सभी के लिए एक जैसे कानून कैसे लागू किए जा सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी से भी पूछती रही है कि वो यूसीसी कैसे लागू करेगी, उसका कोई खाका पेश करे। वही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते साल गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी यूसीसी का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि ये सभी समुदायों की आपसी सहमति से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा देश के कई धार्मिक अल्पसंख्यकों से लेकर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने वाले संगठन यूसीसी के खिलाफ है। उनका कहना है कि देश के अलग अलग धार्मिक और आदिवासी समुदायों की अपनी अपनी प्रथाएं और रीति रिवाज है और वो उनका पालन करते हैं। इसके लिए ये सवाल जायज़ है कि पूर्वोत्तर भारत के ईसाई और आदिवासी समुदाय से लेकर दक्षिण भारत के ओकालिका और लिंगायत समुदाय पर यूसीसी कैसे लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें क्या प्रावधान है। जिस तरह से बताया गया है कि हर धर्म का अपना एक पर्सनल लॉ होता है, जैसे कि हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ और भी हैं। जैसे हिंदू कोड बिल हिंदू के साथ साथ सिख और जैन या बुद्धिस्ट पर भी लागू होता है, हालांकि वो लोग विरोध करते हैं इसका। तो मोदी सरकार जो चाह रही है कि हम ऐसा कानून लाएं जो भारत की हर एक जनता और हर एक व्यक्ति पर एक रूप से लागू हो, उसकी सज़ा वही हो जो हिंदू को हो या मुसलमान को या फिर बुद्ध को। तो मेरा मानना ये सही है, बस इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए मुझ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? जैसा वीडियो में दिखाया गया कि जो बाद में बताया शरीयत कानून, यानी कुछ मौलाना जो हिंदू जो लोग हैं, हिंदू या सिविल कोड है या जो भी इनमें ऑब्जेक्शन उठा रहा है, सबसे ज़्यादा तकलीफ इसमें बताई जा रही है ये जो कानून है ये मुस्लिम विरोधी है। यूसीसी मुस्लिम विरोधी है और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है भारत में तो सबसे ज़्यादा इस्लाम पे खतरा है, इस्लाम हो सकता है ख़त्म हो जाए, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ये वो कानून है जो सभी पे इम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और इतने लोग होते सर और बौद्धिस्ट एक होते हैं, ठीक है ना। चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, ये सभी पे लागू होगा। और मानवता के हिसाब से देखा जाए तो ये समय समय पर बदला। जैसे हिंदुओं में पहले एक सती प्रथा का प्रचलन था, अंग्रेज़ों के ज़माने से सती प्रथा का प्रचलन था, वो भी ख़त्म करा गया। तो उस टाइम पे क्या हिंदुओं को तकलीफ़ नहीं हुई या
हुई, बिल्कुल हुई होगी। मुझे लगता है कि ये कानून ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्यों भैया, ये तो हमारे धर्म का है, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग औरत को मर जाना चाहिए। फिर बाल विवाह का एंड हुआ, क्या हमें तभी बुरा लगना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हिंदू विरोधी है, अगर ये लागू हुआ तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा? ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन हमें वो कानून हम लोग आसानी से अपना लेते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? जिसमें हमारा फ़ायदा होता है वो हम अपना लेते हैं। जैसे 2019 में जो 3 तलाक का मुद्दा था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उस पर एक लॉबी बनाया गया, जिसमें पहले बहुत आसानी थी, होती तो शायद अभी भी 3 तलाक है, लेकिन अब कुछ जो नियम है वो लागू कर दिए गए, उतना आसान नहीं रहा है। और इसमें बेसिकली होगा क्या, हिंदुओं में आज दिन भी जो शादी का प्रावधान है वो लीगली देखा जाए तो वो एक ही है, एक बार ही आप शादी कर सकते हो। और मुस्लिम जो लोग होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें आप एक 2 3 कर सकते हो, क्योंकि भाई वो कह देते हैं हमारे धर्म के अकॉर्डिंग है या हमारे कानून में नहीं लिखा है, उनका कानून ही अलग है और वो शरीयत का कानून मानते हैं। और रही बात वो कानून मानने की, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा कानून तो सऊदी अरब का है। अगर आपको हिंदुस्तान के यूसीसी से डर लगता है इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, तो आप इस्लाम वाला अपना सकते हैं। जो सऊदी अरब का, वहाँ का कानून अपना सकते हैं। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, चोरी के बदले हाथ, चाहिए तो चाहिए भाई, सही है। अगर आपको यूसी से प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है तो वह इस्लाम है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि आप वही कानून रखिए, सऊदी अरब वाला कानून ही लागू हो जाने दीजिए आप। नहीं, वैसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये कोई भी कानून नहीं लागू हो सकता, चाहे इस्लाम हो या फिर हिंदू कोड भी लो। और क्या कहना चाहेंगे आप? यूसीसी जो कानून है ये किसी के विरोध में नहीं है, मैं इसका फुल सपोर्ट करता हूँ। और जो दोनों भाइयों ने बोला बिल्कुल सही बोला। कानून क्या है कि हम लोगों को जो फ़ायदे लगते हैं ना, तो कानून का फुल समर्थन। और जो लोग कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, उनकी मानसिकता खतरे में है। बस जो उनकी दुकानें चल रही हैं ना धर्म के नाम पर, वो बंद हो जाएंगी, ये तो बात सत्य है। और बिल्कुल सही बात कही है। इसमें जो भी मुस्लिम है, जो भी एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वो ये चीज़ को समझते हैं। यूसीसी के माध्यम से मुझे लगता है जो कुछ कट्टर मुस्लिम हैं, उन लोगों को ये बुरा लग रहा है कि अगर यूसीसी लागू हुआ तो हमारे धर्म पे खतरा है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि औरत हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, औरत मुझे लगता है वो सारी बराबर ही होती हैं। वो किसी की लड़की होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी तो किसी की माँ होगी, वो एक ही समान है। और मुझे लगता है ये अधिकार सभी को मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं दे पाऊँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसमें बीबीसी का अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर देखा, उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी बीबीसी की, कि उन्होंने उस महिला को एम्प्लॉय किया जो फेस वाइज या फिर कह लो बॉडी वाइज इतनी सुंदर नहीं थी। तो ये चीज़ हम लोगों को भी सीखनी चाहिए कि हम लोग मतलब गोरे हैं, बल्कि सभी का सम्मान करें, जो भले ही किसी रंग रूप, किसी वेशभूषा का हो। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। सबसे वीडियो में अगर कोई अच्छी बात थी तो ये कि बीबीसी ने उस महिला को एम्प्लॉय किया और एक मेन एंकर के तौर पे पेश किया इस वीडियो में। क्या कहते हैं इसमें? अगर बॉलीवुड में भी कोई एक्ट्रेस जाती है तो सबसे पहले उसका जो फेस है उसे यूज़ करा जाता है, चाहे वो टीवी शो में आती है। अगर मुझे लगता है जो इन्होंने ये एपिसोड बनाया है, अगर ये किसी ऐड कंपनी में जाए तो वो भी इनसे ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी शक्ल पे कुछ दाग धब्बे थे इसलिए। तो लेकिन ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये भी एक औरत है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और हो सकता है किसी की माँ भी हो। तो जो आम औरत, एक स्मार्ट औरत को जो भी फ़ायदे मिलने चाहिए, जो भी भारतीय कानून के माध्यम से उन्हें जितना मिल सके, जो भी फ़ायदे उन्हें, तो वो भी उतने ही फ़ायदे इन्हें भी मिलने चाहिए, ना कि इनके ऊपर शक्ल या फिर कलर के वजह से भेदभाव करा जाए। तो मेरा मानना ये है कि हम यदि किसी का सम्मान करते हैं तो उसके कर्मों को देखें, ना कि उसकी सूरत को। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी विलक्षणकारी रोग या फिर किसी दुर्घटनावश इस तरह की स्थिति में आ गया है, तो उसका सम्मान करें, उससे सही से मतलब बर्ताव करें। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा
उसकी तंज कसते हैं तो उसके मन में मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो जो महिला का हमने बात की है कि किस तरह से बीबीसी ने एम्प्लॉय किया है, तो कहना चाहेंगे लालू भाई से क्या कहना। देखिए, हमें नहीं लगता है किसी की व्यक्तिगत शकल और उसको जानना चाहिए, उसकी कार्यशैली और उसके व्यक्तिगत और उसकी क्षमता के ऊपर उसको देखना चाहिए। शकल सूरत कुछ भी नहीं मायने रखती है, और उसकी कार्यशैली और उसकी व्यस्तता और उसकी एजुकेशन देखो कि वो क्या कर सकता है, कैपेसिटी क्या है। और शकल भगवान ने काले गोरे से कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसा भी हो सकता है, ये परेशानी किसी के सामने आ सकती है। तो मायने ये रखता है कि वो व्यक्ति कर क्या सकता है। और अपने जैसे कि ये तो मामूली बात है, साइंटिस्ट ले लो, देश की आज की डेट में अगर शकल की बात की जाए, देश का प्रथम नागरिक यानी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं को देख लो आप। आज वो सर्वोच्च पद पर हैं। क्या उनकी क्षमता को अगर उनको सूरत से देखा जाता तो क्या इसके काबिल थी? उनका पद बाहर क्यों दिया गया? उनकी काबिलियत को देखा गया, वो इस योग्य थी। तो हमारा मानना यही है कि किसी की शकल सूरत ना देखकर उसकी कार्यशैली को, क्षमता को देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात की है। और तो इसमें इसी सीरीज़ में मैं कहना चाहूँगा, जो एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, तो उन्हें देखा जाए तो नॉर्मल आदमी को अगर वो मिले या उन्हें कोई आते जाते देख ले तो क्या बोलेगा, ये विकलांग आदमी है, इनकी बस का कुछ नहीं है, कहेगा ना। हर तरीके से ना वो बोल सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, ना वो बैठ सकते हैं आसानी से, कितनी तकलीफ, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े साइंटिस्ट की सारी दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं। तो वेशभूषा और शकल के माध्यम से, यानी चेहरे के माध्यम से किसी को जज ना करा जाए, मेरा कहने का ये मतलब है। ऑल पर्सन आर इक्वल। बिल्कुल, एंड आइदर ही वाज ब्यूटीफुल और नॉट, मतलब उनका जो कर्म है वो हमको वैल्यू करना चाहिए। जिस तरह से मुझे लगता है कि भारत की कोई ऐसी न्यूज़ चैनल या फिर कोई कंपनी नहीं होती जो शायद इस तरह की महिला को एम्प्लॉय करती। और बीबीसी, जैसे हम लोग जानते हैं कि बीबीसी बाहर की ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, तो उन्होंने मतलब वो हमसे जो मुद्दे हैं उनसे ऊपर उठ चुके हैं मेरे पे। बिल्कुल सही, क्योंकि उनके यहाँ जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है, और उन्होंने ये देखा कि भैया इनके पास इतना पोटेंशियल है कि ये किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं, तो उन्हें एम्प्लॉय किया गया। बहुत अच्छी बात है, और मैं हिंदुस्तानी कंपनियों और हिंदुस्तानियों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके आसपास यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उससे बुरा भला ना कहें, भले ही सम्मान ना करें लेकिन बुरा भला ना कहें। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये यूसीसी जो कानून है और ये समझ में भी आया होगा। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे विदा।